तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, और आपका 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, आर दे स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो क्या ये रेजोनेंस को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या ये स्ट्रक्चरल हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले से। पहला क्या है तुम्हारा, ये तुम्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसी कंपाउंड का, हमें वो देखना है वो क्या है। ठीक, देखो ये है, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक, यहाँ पे कार्बन होगा और डबल बॉन्ड O है, मतलब C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये तो है तुम्हारा कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो हम ये भी देखते जा रहे हैं कि कौन सा ग्रुप है, तो इससे तुम्हारा बेसिक भी क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कीटोन है और ये भी कीटोन है, ये भी तुम्हारा क्या है, कीटोन है। और क्या तुम्हें कुछ चेंज दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये होगा CH3 CH2 CH2 और ये CH3। यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 सेम, यहाँ पे कार्बन है ही, और ये CH2 CH3 ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, पोजीशन में डिफरेंस है। पोजीशन में क्या है, डिफरेंस है, पोजीशन डिफरेंस है, अलग अलग पोजीशन है। ठीक है, तो ये बताओ इस टाइप के आइसोमर को क्या बोलते हैं हम, इस टाइप के आइसोमर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। समझ गए इतना। ठीक, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कीटोन कहाँ पे ग्रुप पे प्रेजेंट था, चलो हम अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 पे है ना, यहां से भी काउंट करोगे तो 1 2 3 ही आना है, 1 2 3 पे था। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 पे, सेकंड पे आ गया, 3 से शिफ्ट होके वो किस पे आ गया, 2 पे आ गया। ठीक है, पहली चीज तो हमने ये नोटिस करी। और हमने जब देखा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम था, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम था, लेकिन पोजीशन में सिर्फ डिफरेंस है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेर। समझ गए, उसको ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। देखो अब बी क्या है, बी क्या दिया है तुम्हें, जरा देखते हैं। देखो ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम। ठीक है, अब चलो हम सब चीजें देखते हैं। और तुम्हें दूसरा ये दिया है, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, कार्बन अपनी ही पोजीशन पे है, कार्बन अपनी ही पोजीशन पे है। ठीक है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बन है सब अपनी पोजीशन पे है, तो ठीक है इनकी पोजीशन तो सेम है, पोजीशन सेम है, और कोवलेंट बॉन्ड भी चेंज नहीं हो रहा है, कहीं पे डिफरेंस नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे अब चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये ड्यूटेरियम ऊपर है, यहाँ पे एक ड्यूटेरियम ऊपर है, यहाँ पर हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है। तो चेंज क्या आ रहा है, एटम्स में चेंज आ रहा है। देखो अभी ये ट्रांस में थे, इसको हम बोलते हैं ना ट्रांस, और हमने सिस पढ़ा था किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है देखो सुनो, अब यहाँ पर एटम्स की पोजीशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, कोवलेंट बॉन्ड भी उधर है, कार्बन भी उधर है, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम सिर्फ आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जरा इसका नाम बताना। देखो ये ट्रांस पे है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस, इसका नाम होता है सिस। और ये किस में आते हैं, ये आते हैं तुम्हारे किस में, ये आते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। लिख लो जियोमेट्रिकल आइसोमर है ये एक दूसरे के। ठीक है, ये क्या है, तो इसके एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें क्या हो रहा है, सिर्फ पोजीशन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की चेंज हो रही है, बाकी सब सेम है। इतना समझ गए। चलो आ जाओ अब सी पे आ जाओ। सी देखो क्या है, यहाँ पर सारा का सारा सब सेम दिख रहा है, लेकिन सिर्फ चेंज कहाँ पे दिख रहा है, ये जो पॉजिटिव है हम देखते आए हैं, पॉजिटिव के साइड बॉन्ड जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बस लिख दो रेजोनेंस,
रेजोनेंस हो रहा है तुम्हारा, लिख दो रेजोनेंस। ये क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। क्या है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। पहले चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट था, अब चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट है, कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हैं, ये इसका रेजोनेंस दिखा रहा है। इतना समझ गया हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेज यूज कर्व एरो टू शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड क्लासीफाई ईच एज होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस। होमोलाइसिस मतलब कि जब बॉन्ड टूटे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो। अगर मान लो कि तुम्हारा ए और बी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जब ये बॉन्ड टूटे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए और ए का इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, तुम्हारा ए ये बनाएगा और बी भी ये बनाएगा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा तुम्हारा, अलग अलग आयंस में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आइडेंटिफाई रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूसेस एज फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन या फिर तुम्हारा कार्बो एनायन, ठीक है। चलो बताते हैं अब हम। यहाँ पे क्या है, तुम्हें ये दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। अब ए देखो, ए का बॉन्ड क्या हो रहा है, यहां पर बन रहे हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मतलब कि फ्री रेडिकल मतलब कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि होते हैं हाईली रिएक्टिव, जो होते हैं हाईली रिएक्टिव। यहां पर देखो जब भी होमोलाइसिस होती है, ठीक है, जब भी क्या होती तुम्हारी होमोलाइसिस होती है, वहां पर तुम्हें मिलता है फ्री रेडिकल, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ देता है। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पर ये बॉन्ड है, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ठीक है। जब ऐसे बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंपाउंड के ऊपर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको ही बोलोगे क्या तुम, फ्री रेडिकल। ये क्या बन रहा है तुम्हारे, फ्री रेडिकल। ये क्या बने हैं तुम्हारे, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। ये बन गए तुम्हारे फ्री रेडिकल्स। अब मगर बॉन्ड का क्लीवेज कैसे हुआ, यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गया, यहां पर क्या हुआ है, मतलब होमोलाइसिस। बहुत अच्छे, समझ गए ये बात समझ गए। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम ये वाले की। अब एक बार हम हेटेरोलाइसिस और समझ लेते हैं। हेटेरोलाइसिस में क्या होता है, अगर ए और बी बना रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब कि एक दूसरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर एक सामने वाले से कम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लो बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा बी नेगेटिव, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को क्या बोलते हैं हम, हेटेरोलाइसिस। मतलब कि क्या होता है तुम्हारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। जब बॉन्ड टूटे तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेटेरोलाइसिस, ठीक है। समझ गए इतना। चलो इधर आ जाओ। अब यहां पर क्या है तुम्हारा, ये दिया है तुम्हारा, देखो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये देखो है तुम्हें, और यहां पर OH क्या है तुम्हारा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर एक CH, ये देखो तुम्हारा यहां पर CH होगा, यहां पर भी होगा तुम्हारा CH3, होगा कि नहीं होगा, यहां पे होगा CH2, लिख देता हूं यहां पे एक हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकता हूं इसको। तो मतलब ये जो OH आया, ये जो OH आया वो ये वाला हाइड्रोजन लेके बाहर चला गया, ठीक है। तो देखो यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, तो निकला क्या, -H2O। तो देखो यहां पर भी तुम्हें H2O ही दिख रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन ले गया इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया है, यहां पे क्या हो गया, अनइक्वल। ये तो इलेक्ट्रॉन ही पूरा ले गया ना अपना, तो इसके ऊपर आ गया फिर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, समझ गए। तो इसको क्या बोलोगे, हेटेरोलाइसिस। समझ में आ गया इतना, ये होता है तुम्हारा हेटेरोलाइसिस। अब इधर आ जाओ भाई, थर्ड वाले पे देखो, थर्ड देखो अब क्या, जरा थर्ड है तुम्हारा CH3। यहां पर आप जरा ध्यान देना, पूरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है इनने पूरा, देखो ये क्या है, यहां पे ऐसा गिवन है, ठीक है। ये है CH3, यहां पर भी एक कार्बन ही होगा, है ना, और ये भी CH3 है, नीचे CH3, ये भी CH3, और इससे जुड़ा है Br, ठीक है, Br जुड़ा हुआ है। यहां पे क्या होगा, देखो यहां पर ब्रोमीन बाहर निकल गया,
ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, क्योंकि ब्रोमीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ही लेके बाहर निकल गया, तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या है तुम्हारा हेटेरोलाइसिस। ये क्या है हेटेरोलाइसिस, इतना आगे समझ में, ठीक है। ये है तुम्हारा हेटेरोलाइसिस। चलो तो ये क्या बना तुम्हारा, अगर मैं तुमसे पूछता हूं OH माइनस अगर मान लो बनता है तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बन के ऊपर कभी नेगेटिव आता है तो उससे बोलते हैं कार्बो एनायन, और पॉजिटिव आता है तो कार्बोकैटायन। एडिशनल था ये, ठीक है। चलो अब देखो ये तुम्हारा डी पार्ट। अब डी को देखो, डी में देखो जरा कि E प्लस मतलब ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, प्लस चार्ज मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। उसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसके ऊपर आ गया E प्लस। अब देखो E प्लस जब आएगा तो उसने क्या किया, ये वाले कार्बन ने अपना बॉन्ड ब्रेक करा, अपना बॉन्ड उसने ब्रेक करा, तो यहां पर देखो E प्लस इधर पे आके जुड़ गया, यहां पे एक एक बॉन्ड आ गए होंगे, ठीक है। E प्लस यहां पे आके जुड़ गया, ये वाला जो कार्बन है इसके पास अभी भी क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को बोलते हैं, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये क्या बना तुम्हारा कार्बोकैटायन। तो ये बताओ क्या इसके ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। अगर होता तो यहां पर रेडिकल बनता, ठीक है। तो ये मतलब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो मतलब होमोलाइसिस नहीं हुई है, मतलब क्या हो गया तुम्हारा, इसमें भी हो गया तुम्हारा हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस। तो ये हो जाएगा तुम्हारे आंसर, ठीक है। क्या हुआ होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस और ये भी हेटेरोलाइसिस। समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। देखो अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, बाकी का अपन क्वेश्चन अभी देखते हैं। देखो क्या है तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। और एक है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो इसको हम देखते हैं किससे, एक टर्म से A और B और C ऐसे जुड़े हुए एक बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा A और B ऐसे जुड़े हैं डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड को कर देते हैं पोलराइज, पोलराइज करते हैं ये बॉन्ड को, ठीक है। ये क्या करता है ये, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इंडक्टिव इफेक्ट दो चीज की वजह से हो सकता है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों, विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जुड़े हों या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसमें जुड़े हों, ठीक है। तो दो वजह से क्या कर सकता है, ये पोलराइज कर सकता है, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। मानो अगर का ये C है तुम्हारा, जो तुम्हारा क्या है ये C है, ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, समझ गए। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को खींचेगा अपने साइड, जितने भी इलेक्ट्रॉन है अपने साइड खींचेगा, ठीक है। तो इन जैसे अगर मान लो C के जैसे जो भी ग्रुप होंगे उनको हम क्या बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, वो करते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जाएगा पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ गए। और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ 4th कार्बन तक चल पाता है, 4th कार्बन तक ही ये क्या पॉजिटिव चार्ज आ पाता है, उसके बाद पार्शियल जो चार्ज है वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगी क्या होगा, उसकी जो पोलैरिटी है वो भी कम होती जाएगी ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज भी तो कम होता जाएगा। इतना समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये हो गया A B और ये C से जोड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, इसे तो दो खींच रहे हैं तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल, दो बार पार्शियल। इसके ऊपर अगर मान लो यहाँ पे Z है तो पार्शियल 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 पॉजिटिव 3। लेकिन 4th कार्बन से ये क्या होता है, 4th कार्बन के बाद ये होना बंद हो जाता है, इतने सारे पार्शियल चार्ज नहीं आते। ये समझ गए कि ये क्या करता है पोलराइज करता है। इतना समझ गए। चलो बात हुई थी इलेक्ट्रोनेगेटिव की। अब मान लो कोई कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है, ठीक है। मतलब क्या होगा, मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी चीज की, मान लो मैंने उसको निकाला CH2 जुड़ा है A से, ठीक है। जो कि जो A है
ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। तो क्या होगा, कार्बन इससे बॉन्ड खींचेगा, ठीक है, कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका नाम, इसका क्या बोलोगे, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो पार्शियल चार्ज तो यहां पे भी जनरेट होगा ना, ठीक है, या इसको क्या बोलोगे, प्लस आई इफेक्ट। इतना समझ गए। चलो, तो ये होता है माइनस आई, ये होता है प्लस आई इफेक्ट, इतना समझ गए ना। चलो अभी जरा जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, यहां पर होता है क्या, चार्ज जनरेट, बॉन्ड में आ जाते हैं, बॉन्ड को भी इसमें भी करते हैं पोलराइज, पोलराइजेशन होता है इसमें बॉन्ड में। अब इसमें पार्शियल कुछ नहीं आता, यहां पे क्या होता है, पूरा का पूरा टर्न हो जाता है। मान लो बी ने खींचे तो ए पूरा पॉजिटिव और बी पूरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, इतना समझ गए हो ना, ठीक है। यहां पर पूरी शिफ्टिंग हो जाती है, लेकिन ये होता है तुम्हारा टेम्पररी, ठीक है, ये होता है तुम्हारा टेम्पररी इफेक्ट, इसको बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। ये किसी की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। मान लो कैटलिस्ट लगता है इसमें, ये किसी की प्रेजेंस में होता है, जैसे ही तुम रिएजेंट हटा दोगे, जैसे ही जो कैटलिस्ट है उसको हटा दोगे तो ये वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये समझ गए हो, ठीक है। चलो अब हम इसमें देखते हैं क्या है। चलो देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या दिया है तुम्हें, एसिडिटी ऑर्डर दिया हुआ है, तो कौन सा ज्यादा अच्छे से बता पा रहा है मैं वो बताना। देखो पहला क्या है तुम्हारा Cl3, मतलब क्या लिखूं मैं इसको, ऐसे लिख दूं Cl, C और Cl और ये Cl, तीन बार Cl जुड़े हुए हैं किससे, इस वाले, और यहाँ पे जुड़ा है COOH, ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है Cl, Cl, और अब तुम्हारा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है COOH, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, एक Cl जुड़ा है, CH2 है और COOH है। अब ध्यान दो इधर अच्छे से, ये Cl क्या है तुम्हारा, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ही Cl है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कैसे निकालोगे तुम, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपना क्या देगा, H प्लस देगा और ये COO माइनस हो जाएगा, COO माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेता है, मतलब क्या है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जितने ज़्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये COO माइनस आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कितने हैं, 3 Cl, 1 2 3, ठीक है, 3 Cl हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, कहाँ से खींचेंगे, उस कार्बन से जिस कार्बन से एसिड जुड़ा है, और वहीं पे जुड़ा है तुम्हारा Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एसिडिटी क्या होगी, हाई, किससे, इससे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन नहीं खींच सकता, ठीक है। ये क्या करेगा, ये दोनों भी खींचेंगे, मतलब ये क्या है तुम्हारा माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। तो ये वाला ऑर्डर कौन बताएगा तुम्हारा, माइनस आई ग्रुप, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा। इतना समझ गया हो ना, ठीक है। तो जैसे जैसे जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप जुड़े होंगे उतना ज्यादा तुम्हारा एसिड होगा क्या, स्टेबल, ठीक है, उतना ज्यादा एसिडिक और वो होगा। अब देखो आगे सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है तुम्हारा, CH3, ठीक है, CH2 COOH, ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा CH3, 2 बार जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3, और इससे जुड़ा है तुम्हारा कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप। अब वापस आओ, यहीं पे देखो क्या जुड़ा है तुम्हारा, CH3, C, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है और COOH। इसका उल्टा हो गया है। अब देखो वहां पर कौन सा ग्रुप था, माइनस आई, अब ये है मिथाइल, हमने पहले भी देख चुके हैं हम इसको, ठीक है, कि मिथाइल क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन को देख के क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये हमने पहले देखा था, ठीक है। तो मतलब अल्काइल है ना, ये अल्काइल ग्रुप वाला हमने क्वेश्चन देखा है एक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इतना समझ गए। तो अब यहाँ पे फिर से आ जाओ, कार्बोक्सिलिक को तोड़ दो जरा, COOH टूटेगा किसमें, COO माइनस और H प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, COO माइनस बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और ये क्या कर रहा है, CH3 ग्रुप और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझ रहे हो, उससे एक खुद का नहीं संभल रहा
और ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होगा, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो ये ऑर्डर क्या बता रहा है, यहां पे देखो, यहां पर एक ही CH3 ग्रुप है, यहां पर एक ही CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पर 2 लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मुश्किल से संभल पा रहा है वो, ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो ये बताओ, जो 1 दे उसका तो समझ जाएगा, 2 दे तो मुश्किल से समझेगा, 3 दे तो समझेगा ही नहीं, समझ रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर भी क्या दिखाएगा तुम्हारा, +I इफेक्ट से तुम बता सकते हो, इस ऑर्डर को तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई जो CH3 है वो है +I ग्रुप, +I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और कार्बोक्सिलेट आयन क्या, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक उससे नहीं संभल रहा है, उसको संभालने के लिए हमने विड्रॉइंग लगाया था, जिसके कारण वो स्टेबल हो गया था। ये तुम्हारा I, ये तुम्हारा कौन सा हो गया, ये -I। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा +I। -I क्या करेगा, माइनस बुरा करेगा, +I क्या करेगा, अच्छा करेगा, समझ गया। तो ये क्या करेगा, तुम्हारा एसिडिटी बढ़ाएगा, जो तुम्हारा -I है एसिडिटी बढ़ाएगा, +I एसिडिटी कम करेगा। इतना समझ गए, चलो ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो आ जाओ अब हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। वो क्या कह रहा है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टेकिंग एन एग्जाम्पल इन ईच केस। ठीक है, हमें सब में एक एग्जाम्पल भी लेना है और हमें टेक्निक्स के बारे में बताना है। तो पहला क्या है हमारा, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो तुम देखते ही रहते होगे, चाहे जब देखते रहते होगे, होता क्या है इसमें देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन, वर्ड्स पे जाओ, मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसके क्रिस्टल बन रहे होंगे, एक प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल बन रहे होंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं, देखो जब क्या होता है, किसी भी कोई मिक्सचर हो, कोई मिक्सचर है, 2 कंपाउंड प्रेजेंट है, उनके अगर सॉल्युबिलिटी में क्या है, डिफरेंस है, सॉल्युबिलिटी में अगर डिफरेंस है तो हम यूज करते हैं कौन सी टेक्निक, तब हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इतना समझ गए ना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है कि एक सॉल्वेंट लेंगे हम। ठीक है, सिलेक्ट को करेंगे हम, एक सिलेक्शन ऑफ, इसमें स्टेप्स होती हैं कुछ। ठीक है, तो हम स्टेप्स देखते हैं पहले। स्टेप्स क्या है, पहला सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। अब ये सुटेबल क्या है, वो सॉल्वेंट जिसमें इंप्योरिटी डिसॉल्व ना हो। ठीक है, इंप्योरिटी मिसेबल ना हो, सॉल्युबल ना हो। ठीक है, वो वाला सॉल्वेंट लेंगे हम। अगर मान लो सॉल्युबल हो गया, ठीक है, तो क्या होता है इसमें, हम हीट भी देते हैं, तो साथ में तुम्हारा जो प्योर है वो भी चला जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए, हम इंप्योरिटी के साथ तुम्हारा प्योर भी चला जाएगा, तो ये नहीं चाहिए ना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, इतना समझ गया। फिर सेकंड स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि एक टाइम के बाद जो है वो मिसेबल होना बंद हो जाए। ठीक है, ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम शुगर का। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट एक चीज और, वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, वो वॉलेटाइल होना चाहिए, कि भाई वो उड़ जाए, वो होना चाहिए वॉलेटाइल। ठीक है, चलो हम देखते हैं। हमने लिया इसके अंदर वाटर, तो हमने इसके अंदर रख दिया है वाटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक स्पून में क्या किया, यहां पर डाल दिया, क्या, शुगर डालते गए, शुगर हम डालते गए, तब तक डालते गए जब तक वो चाशनी नहीं बन गई तुम्हारा, एकदम क्या नहीं हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं हो गया उसका, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन एकदम कंसंट्रेट तब तक हो गया। अब इतना समझ गया, तो तुमने क्या क्या कर लिया, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया तुमने, वाटर, तुमने क्या लिया, वाटर, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तुमने क्या किया, प्रिपेयर किया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो हमने सेकंड स्टेप देख लिया। अब क्या होता है, अब होता है तुम्हारा क्या, थर्ड। अब क्या करोगे तुम, इसको हीट करोगे, क्या करोगे तुम, इसको हीट करोगे। मान लो तुमने इसको हीट किया, अब इसमें क्या होगा, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, क्या है तुम्हारा वॉलेटाइल, वाटर, ये कंसंट्रेट हो चुका है। ठीक है, तो कंसंट्रेट हो गया है तुम्हारा, तो वाटर उड़ जाएगा, वाटर क्या होगा, वो एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, एवापोरेट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा तुम्हारा क्या, बचेगा सिर्फ तुम्हारा शुगर। ठीक है, अब तुम्हारा वाटर जो है वो एवापोरेट हो गया, फिर उसको तुम क्या करोगे, इस बीकर को तुम फिल्टर पेपर लोगे, एक फिल्टर पेपर, यहां पे एक बीकर रखा हुआ है तुम्हारा, फिल्टर पेपर से तुमने क्या किया, इसको पूरा ट्रांसफर कर लिया। तो तुमने क्या किया, फिर किया तुमने फिल्ट्रेशन, फिर क्या किया तुमने, फिल्ट्रेशन।
ठीक है। अब जो फिल्टर हो गया तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा फिल्टर आ गया, सॉल्यूशन आ गया, अब इसको क्या करोगे तुम, कूल करोगे। कूल करोगे तो कूल करने के बाद तुम्हें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल। किसके मिलेंगे, शुगर के। किसके क्रिस्टल मिले हमें, शुगर के क्रिस्टल। तो देखो जब तुमने क्या किया, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उड़ गया तुम्हारा, वाटर उड़ गया, जो बचा कुछ है तुमने उसको क्या किया, फिल्टर कर लिया, फिर उसके बाद तुम करोगे कूल, तो तुम्हें क्या मिलेगा, थर्ड प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस क्या होगी तुम्हारी, फोर्थ प्रोसेस होगी तुम्हारी क्या, जब तुमने बना लिया तो क्रिस्टल मिल गया तुमको, क्रिस्टल, ठीक है। फिर फिफ्थ प्रोसेस होगी ड्राइंग। फिफ्थ प्रोसेस क्या होगी तुम्हारी, ड्राइंग। समझ गए। तो ये प्रोसेस होती है पूरी क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें हुआ क्या क्या, हमने सॉल्वेंट का सिलेक्शन किया, ठीक है, हमने सॉल्वेंट को फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया जो कि उड़ सके हीट के साथ, ठीक है। और हमने क्या किया था, कोई भी इमिसिबल, ठीक है, ये तो मिसिबल है, ठीक है, इमिसिबल ऐसा इम्प्योरिटी जिसमें क्या सॉल्युबिलिटी में उनकी डिफरेंस हो, वो वाली इम्प्योरिटी ली हमने और फिर इसको डाल दिया सॉल्यूशन। फिर जब इसको तुमने प्योर किया, फिल्टर किया, तो तुम्हें क्या मिलेंगे, कुछ शुगर ही शुगर बचेगा, फिर तो प्योर बचेगा, फिर उसको ड्राई करोगे तो तुम्हें क्रिस्टल मिलेंगे। समझ गए थे ना। तो ये प्रोसेस होती है तुम्हारी क्रिस्टलाइजेशन। इतना समझ गए। अब देखो कुछ पॉइंट देखो इसमें, देखो अब तुम्हारी जो क्या लीजिए इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी है, जो इम्प्योरिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर क्या हो, सॉल्युबल हो जाए। हाई टेम्परेचर वो सॉल्युबल हो, लेकिन एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर वो क्या हो, या तो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो या वो स्लाइटली सॉल्युबल हो, या वो क्या हो, स्लाइटली सॉल्युबल हो। समझ गए। इंप्योरिटी हम वो लेते हैं, इंप्योरिटी ने हम सॉल्वेंट का ऐसा सिलेक्शन करते हैं जिसमें जो इंप्योरिटी है वो हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबल हो जाए, लेकिन जब तुम लो टेम्परेचर पर उसको करो तो वो क्या हो, स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, जिसके कारण ये चीज किस चीज में हेल्प करेगी, ये चीज हेल्प करेगी तुम्हारे कूलिंग में, जब तुम क्या करते हो, क्रिस्टल बनाते हो कूलिंग में, ठीक है। तो और स्लाइटली सॉल्युबल तो हो, लेकिन जब उसको तुम क्या करो, हीट दो, तो ये किस में रह जाए, मदर लिकर में। ये क्या होता है, ये तुम्हारा सॉल्वेंट। समझ गए। तो जो तुम्हारा स्लाइटली सॉल्युबल है वो मदर लिकर में ही रह जाए, लेकिन जो तुम्हारा प्योर है वो क्या, कूल करने के बाद तुम्हारा क्रिस्टल बन जाए, क्रिस्टलाइजेशन कर ले वो। समझ गए। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या हो, उसका क्या हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए। ये प्रोसेस होती है तुम्हारी क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। चलो अब हम डिस्टिलेशन देखते हैं। देखो कुछ पॉइंट देखो क्रिस्टलाइजेशन के क्या है, कि इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हमने देखा था कि डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी होता है ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी, कंपाउंड और इम्प्योरिटी के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। इन सुटेबल सॉल्वेंट, हम सुटेबल सॉल्वेंट देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब वही लो टेम्परेचर, बट एप्रिसिएबली सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस आउट एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है भाई, कि जब तुम्हारा क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे, तो प्योर कंपाउंड को क्या होता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, और बाकी का जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज आई कि रिपीटेटेड crystallization becomes more necessary for purification of compounds containing impurities of comparable solubilities। इसका मतलब क्या है, कि अगर मान लो एक साइड है वाटर जिसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दूसरी साइड एक और कंपाउंड है जिसका 10 मान लो 1.85 कुछ ऐसा कुछ क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है, इतने टेम्परेचर पे वो सॉल्युबल हो जाता है। तब कैसे करोगे, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें बार बार क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। हो तो जाएगा वो, लेकिन तुम्हें बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे वो हमने देख लिए, ठीक। चलो अब डिस्टिलेशन देखते हैं हम। अब डिस्टिलेशन क्या होती है तुम्हारी, डिस्टिलेशन इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता है चीज़ें कि डिस्टिलेशन ना दो चीज़ों से के साथ होती है। ये प्रोसेस किसके साथ होती है, पहला इसमें होता है वेपराइजेशन, और प्लस साथ में इसका क्या होता है, कंडेंसेशन। वो देखते हैं हम कैसे होता है, कि पहले तुम क्या करते हो, लिक्विड को, मान लो कोई मिक्सचर को तुमने क्या किया, हीट किया, तो वो क्या बनाएगा, वेपर।
वेपर बनाएगा वो, ठीक है। फिर वेपर को, उसी वेपर को वो क्या करेगा, कंडेंस कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, वेपराइजेशन। तो जब दोनों प्रोसेस साथ में होती है तो तुम्हारी एक प्रोसेस नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। इतना समझ गए, मतलब डिस्टिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। इतना समझ गया हो ना तुम, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ, किस पे, नेचर ऑफ कंपाउंड पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंपाउंड पे और इम्प्योरिटीज के नेचर पे, दोनों के नेचर पे, कंपाउंड और इम्प्योरिटी के। अगर जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, तो हम अलग डिस्टिलेशन करते हैं। अगर उनका कंपेरेबल है, मतलब एकदम सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हम दूसरी डिस्टिलेशन करते हैं। चलो हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिस्टिलेशन होती हैं, ठीक है। इसका हम जरा क्या करते हैं, इसको अभी से डिवाइड कर देते हैं। एक होती है तुम्हारी कौन सी, सिंपल डिस्टिलेशन, एक होती है सिंपल, दूसरी होती है तुम्हारी फ्रैक्शनल, ठीक है, दूसरी होती है फ्रैक्शनल। फिर होती है तुम्हारी स्टीम डिस्टिलेशन, और एक होती है तुम्हारी जिसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। इसी का नाम होता है क्या तुम्हारा, वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं किससे, सिंपल डिस्टिलेशन से। चलो वो देखो क्या तो होती है, देखो तो वो कुछ ऐसी दिखती है। इसमें होता क्या है कि ये जो है तुम्हारा, ये क्या है, मिक्सचर है। इसके अंदर एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, आरबी मतलब राउंड बॉटम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक मिक्सचर प्रेजेंट है। किसका प्रेजेंट है, देखो एक ऑर्गेनिक मिक्सचर है, मान लो ऑर्गेनिक मिक्सचर, किसी भी चीज का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक जरूरी नहीं है। ये मान लो A प्लस बी प्रेजेंट है, A प्लस बी प्रेजेंट है, और इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लिखना तुम, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है। मान लो इनका जो डिफरेंस है वो 40 डिग्री सेल्सियस का है, मान लेते हैं, हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। इससे कम नहीं, इससे कम में हम दूसरी भी डिस्टिलेशन करते हैं, वो कौन सी है वो देखेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो इनका जो डिफरेंस है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक का है। मान लो ए जो है तुम्हारा, ए अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है बॉयल, तो बी तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है बॉयल। इतना समझ गया ना, ठीक है। तो देखो इसमें दो मिक्सचर प्रेजेंट है, ए प्लस बी। अब जब हम उसको नीचे से हीट दे रहे हैं, यहां से क्या दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, इतना समझ गए। जब हमें नीचे से हीट देंगे तो अब तुम बताओ किसका वेपर जल्दी बनेगा, कौन जल्दी वेपराइज होगा, कौन जल्दी वोलेटाइल होगा, ठीक है। अब हम हीट दे रहे हैं, हमें पता है ए का कितना है 60, तो क्या होगा 60 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगी हीट, तो क्या होगा, यहां से ए जो है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ए जो है वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे हमने लगा के रखा है क्या, कंडेंसर क्या करेगा, यहां पे जो हीट आएगी, ठीक है, यहां पे हम वाटर इनलेट दे रहे हैं, मतलब कूल वाटर दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो वाटर जो हमारी वेपर आ रही है उसको कंडेंस कर देगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से जो तुम्हारी आ रही है, ठीक है, वो यहां पे आके कलेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, यहां पे कलेक्शन किसका हुआ, सिर्फ ए का, ठीक है, सिर्फ ए का हुआ यहां पर। तो हमने सेपरेट कर दिया ए और बी को कर दिया। अगर ए और बी प्लस सी होता, ठीक है, मान लो एक और होता, सी होता, वो 1-1-10 पर हो रहा है, तो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि अब ये पहले ए उठेगा, पहले हीट जब ए को मिलेगी तो उठेगा। हमने देख लिया कि जो थर्मामीटर पे रीडिंग पहुंच गई है किस 60 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है कि ए का कितना है 60, ठीक है। तो हम ए को पूरा कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो यहां से बी की उठेगी, वी की वेपर उठेगी, और यहाँ पे कंडेंस होके यहाँ पे अपन को कलेक्ट कर सकते हैं हम इसको। इतना समझ गए ना, ठीक है। ऐसे ही सी में होगा, जैसे 1-1-10 पहुंचेगा तो वहां पे जाएगा। इतना समझ गए ना, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी सिंपल डिस्टिलेशन, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, है ना। चलो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट जैसे बी का 100 है ना, बी का 100 है, मान लो ए का भी होता कितना 98 डिग्री सेल्सियस, तब क्या करते, तब हम दूसरी डिस्टिलेशन करते। कौन सी डिस्टिलेशन करेंगे, चलो वो देखते हैं एक बार। तब हम कौन सी करेंगे, तब हम ये वाली करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एडिशनल तुम्हें क्या दिख रहा है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, सिर्फ यही दिख रहा है। अब ये होती क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बहुत टाइप की हो सकती है। ये तुम्हारी कौन सी, ग्लास बीड वाली, ग्लास बीड्स इसके अंदर हैं, ठीक है। ग्लास बीड्स मतलब छोटे छोटे ग्लास के
कुछ मान लो ये सर्कल है तो तुम कुछ भी मान सकते हो, छोटे छोटे ग्लास के सर्कुलर कुछ सब्सटेंस या पार्टिकल इसके अंदर भरे हुए हैं। इतना समझ गए ना। अब यहां से क्या होगा, हमने फिर से लिया A + B, यहां पे प्रेजेंट है, ऑयल बाथ में कर रहे हैं, अब इसका भी रीजन बताऊंगा कि क्यों करते हैं, ठीक है, यहां पे हीट दे रहे हैं इसको, इतना समझ गए, ठीक है। A + B दिया, यहां से हीट दे रहे हैं तो पहले कौन उठेगा, अब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, A का है 100, ठीक है, और B का है मान लो कितना 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर सॉल्युबिलिटी डिफरेंस मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है, मैं लिख सकता हूं A सिमिलर है B से, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, ठीक है। अगर बहुत कम होता है तो क्या होगा, यहां से A का वेपर उठेगा और साथ में B का भी उठेगा, क्योंकि बहुत कम है ना, ठीक है, साथ में B का भी उठेगा। अब जो ज्यादा वेपर बनाएगा, कौन ज्यादा वेपर बनाएगा, मान लो तुम्हारा टेम्परेचर पहुंच गया है कितना 115 डिग्री सेल्सियस पर, तो किसके वेपर ज्यादा बनेंगे, A के ज्यादा बनेंगे, A के वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो A वेपर ज्यादा बनाएगा तो क्या होगा, यहां से टकराते 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 वो ऊपर आएगा, ठीक है, यहां से टकराते टकराते वो ऊपर आएगा और फिर तुम्हारी सेम वही प्रोसेस हो जाएगी। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये क्या काम कर रहे हैं, ये जो यहां पर प्रेजेंट हैं ये क्या करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे, समझ गए। ये जो यहां पर तुम्हारे क्या है ग्लास बीड्स प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। जो वेपर उठ रही है, जो वेपर उठ रही है वो क्या होगा, वेपर जब टकराएगी, गैस के मॉलिक्यूल टकराएंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, कूल हो जाएंगे, समझ गए बात। अब देखो बी जो है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जब वो टकराएगा तो वो कंडेंस होगा, समझ रहे हो, तो वो कंडेंस होके वापस आ जाएगा किसमें, फ्लास्क में। और जो तुम्हारा ए है उसका तो क्या है, तुम्हारा बहुत जल्दी एनर्जी पकड़ के वो वेपर बना रहा है तो वो ऊपर जाते जाएगा, इतना समझ गए, वो ऊपर जाते जाएगा, ठीक है। तो अब मैं तुमसे ये बोल सकता हूं कि जो बी है वो क्या होगा, तुम्हारा कंडेंस, ठीक है, और ए जो है वो वेपर बनाएगा, ठीक है। इसको ही जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं प्लेट्स, उनको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्लेट, थ्योरेटिकल प्लेट्स। अब यहां पे क्या होता है, यहां पर रीवेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, ठीक है, और क्या होता है तुम्हारा, और तुम्हारा होता है रिकंडेंसेशन, समझ गए इतना। देखो यहां पर अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना ये पॉइंट, कि जो लिक्विड बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो क्या हो रहा है, वो कंडेंस वापस हो रहा है। जब वो कंडेंस वापस हो रहा है और उसको रास्ते में क्या मिलेगी, ए की वेपर, ऐसे समझो, ठीक है, साथ में उठ रहे हैं दोनों, ये दोनों साथ में उठ रहे हैं A + B, ठीक है। तो B की वेपर वापस उठ रही है, B की वेपर उठ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कंडेंस होकर वापस आएगा, ये तुम्हारा B है, और A साथ ही साथ क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, वो राइज हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो उसको क्या मिलेगा रास्ते में, उसको रास्ते B को रास्ते में A मिलेगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट B का भी आ जाता है A में, थोड़ा सा, बहुत ही कम आता है, इतना ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, A की वेपर उठी, यहां से आएंगी वो, ठीक, बाकी तुम यहां पे क्या लगा के रखे हो, यहां पे तुम लगा के रखे हो कंडेंसर, तो यहां से आते 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 वो यहां पे कलेक्ट हो जाएंगी। तो ये होता है तुम्हारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का वर्क, समझ गए होगे, और इसको बोलते हैं हम क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इतना समझ गए ना, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और यही वर्क होता है तुम्हारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कौन सा नेक्स्ट वाला हमारा, एक क्या होता है तुम्हारा रिड्यूस प्रेशर की बात करी थी, जिसमें हमने क्या बोला, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। अब इसका एपरेटस थोड़ा सा ज्यादा अलग है, उसमें क्या था, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लग गया था, सिंपल डिस्टिलेशन में कुछ नहीं लगाया था। यहां पे देखो क्या है, यहां पे तुम्हें एक मैनोमीटर दिख रहा है, मैनोमीटर का काम क्या होगा, प्रेशर को नापना, ठीक है, टू मेजर प्रेशर, यहां पे क्या होगा, मेजरमेंट होगा प्रेशर का, समझ गए इतना, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है तुम्हारा वैक्यूम पंप, तो ये क्या करेगा, यहां से तुम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा या कम कर सकते हो। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कोई कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड या मिक्सचर का, ठीक है, अगर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है, ठीक है, और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के पहले ही क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। अब ये बताओ, कोई भी सब्सटेंस है, हमें उसको प्योर करना है,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर डिस्टिलेशन में वेपराइज करते हैं उसको। वेपराइज कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब होगा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट और तब बनेगी स्टीम, तब होगा वो वेपराइज। इतना समझ गए। लेकिन अब बात क्या आ रही है, जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है किसी का, ठीक है, मान लो हम लेके चलते हैं 200 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे ही हम 200 डिग्री सेल्सियस पहुंचते हैं वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बताओ हम क्या इसको, ऐसे वाले सब्सटेंस को क्या हम प्योर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर को कम करोगे। जैसे ही तुम प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा उसका, ठीक है। हम उस बॉइलिंग पॉइंट पे उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इतना समझ गए। देखो बाहर का जो प्रेशर है कितना, मान लो 180 m। जब तक इस फ्लास्क का 180 m के इक्वल बाहर के प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता है, क्या तुम्हारा वेपर प्रेशर, तब तक वो बॉयल नहीं होता, तब तक वो बॉयल नहीं होता। इतना समझ गए। अगर बाहर का एटमॉस्फेयर तो सेम ही रहे, लेकिन अगर हम यहां का प्रेशर कम कर दें, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, वेपर प्रेशर को ही कम कर दूं, यहां के प्रेशर को भी कम कर दूं, तो क्या होगा, तुम्हारा जितना ये होगा, मान लो 0.98 हो गया, ठीक है, या फिर 0.90 हो गया तुम्हारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये वाला वेपर प्रेशर 0.98 के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या बनाने लगेगा, वेपर बनाने लगेगा। तो तुमने क्या किया, रिड्यूस करा वेपर को, रिड्यूस करा किसको, प्रेशर को, वेपर को नहीं प्रेशर को, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो यहां पर तुम्हारा कंपाउंड प्रेजेंट है, फिर से A+B ही लेके चलेंगे हम, ठीक है। यहां पे एक तुम्हारा प्रेजेंट है एक मिक्सचर, ये क्या है, बहुत ज्यादा किस पे, बॉइलिंग पॉइंट इसका है बहुत ज्यादा हाई है। इतना समझ गए। तो क्या होगा, यहां पर तुमने क्या किया, प्रेशर कम किया, इस सॉल्यूशन का प्रेशर तुमने कम किया, ठीक है। तो क्या होगा, ये फिर से स्टीम बनाएगा और बाकी पूरी की पूरी जो वो तुम्हारी क्या है प्रोसेस है वो सेम रहेगी। यहां से स्टीम बनेगी, ठीक है, यहां पे आएगा और ये कंडेंस हो जाएगा। सिर्फ बात ये आई कि तुमने इसका प्रेशर कम किया, समझ गए थे ना, तुमने इसका प्रेशर को कम किया। क्यों किया, क्योंकि अगर हम प्रेशर कम नहीं करते और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पे इसका वेपर बनाते तो वो वैसे डिकम्पोज हो जाता। समझ गए इतना, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका वेपर को, वेपर प्रेशर जो प्रेशर को वो कम करना पड़ता है। इतना समझ गए हो ना, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारी अंडर रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन, क्योंकि वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है ना। इतना समझ गए। चलो अब देखो नेक्स्ट, देखो अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारी, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम किसको यूज करेंगे, स्टीम को यूज करेंगे, ठीक है। अब कोई कंपाउंड जो है, कोई कंपाउंड या मिक्सचर जो है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि वो स्टीम वॉलेटाइल हो, स्टीम वॉलेटाइल हो, लेकिन इनसॉल्युबल हो किसमें, इनसॉल्युबल हो वाटर में। वो स्टीम के साथ तो वॉलेटाइल हो जाए, लेकिन क्या हो, वो इनसॉल्युबल हो वाटर में, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या करते हैं, प्योर करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इतना समझ गए हो ना, ठीक है। देखो अब इसमें होता क्या है कि स्टीम की बात चल रही है तो स्टीम बनाना पड़ेगा। तुम्हें कैसे बनाओगे, वाटर को जब तुम हीट करोगे तो वो क्या होगा, वेपराइज होगा। जब वो वेपराइज होगा तो वेपर जो स्टीम है वो आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आके स्टीम जो है इससे मिलने लगेगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड है इधर मान लो एक, और स्टीम यहाँ पे आके मिलने लगेगी। इतना समझ गए। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये ऐसे फ्लास्क में प्रेजेंट है, अगर हम डायरेक्टली बॉईल करते तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। समझ गए, इसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन अब देखो, तुमने यहां से स्टीम भेजी, स्टीम का खुद का भी प्रेशर होगा, ठीक है। तो जब तक, अब सुनना, जब तक स्टीम का और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो क्या नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा तुम्हारा, वो वेपराइज नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, इसका प्रेशर कम कर दिया। समझ रहे हो,
अब सुनना अच्छे से, देखना एक बार कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब बन रही है उसकी स्टीम, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जैसे कहते सही रहेगा, अब हमने क्या किया, यहां से स्टीम भी पास करी, ठीक है, यहां से हमने क्या करा, स्टीम भी पास करी, तो ये प्रेशर स्टीम का, प्लस जब प्रेशर ऑर्गेनिक कंपाउंड का इक्वल होगा तब वो एटीएम के इक्वल होगा, तब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो क्या बनाएगा, वो वेपर बनाएगा। समझ गए बात। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो देखो क्या आएगा, पी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू 1 एटीएम जो प्रेशर है माइनस पी स्टीम। तो देखो स्टीम के आने से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या हो गई है, प्रेशर कम हो गया है। इतना समझ गए हो। अब चलो ठीक है, उतना तो हम समझ गए। तो प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, जब इसको तुम हीट दे रहे हो, यहां से देखो, यहां से तुम हीट दे रहे हो, अब तुम जब यहां से हीट दे रहे हो तो यहां से क्या होगा, ये वेपराइज होगी। कौन, अब क्या, अब कौन कौन वेपराइज होगा, जो स्टीम आई वो स्टीम, प्लस जो तुम्हारा कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तुम्हारा, स्टीम वॉलेटाइल। इतना समझ गए, स्टीम वॉलेटाइल है वो, लेकिन इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में। तो ध्यान रखना वो पॉइंट, ठीक है। ये है स्टीम वॉलेटाइल, तो वो यहां से उठेगा फिर कंडेंस हो जाएगा, बाकी पूरी सेम, और इस फ्लास्क में जाके क्या हो जाएगा, वो इस फ्लास्क में जाके हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। इतना समझ गए। तो अब देखो तुम्हें मिला क्या, प्योर कंपाउंड मिला क्या, अभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, हमें तो इसका प्योर चाहिए था, इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, इसका प्योर चाहिए। लेकिन इसके साथ तो स्टीम भी चली गई ना, ठीक है, स्टीम चली गई, किसकी सी स्टीम, वाटर की, और ये कंपाउंड क्या है, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल। तो क्या होगा अगर तुम सेपरेटिंग फनल लोगे, सेपरेटिंग फनल ऐसी कुछ दिखता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, यहां से सेपरेटिंग फनल में इस बीकर के मिक्सचर को डाल दूं, ठीक है, इस बीकर के मिक्सचर को मैं डाल दूं, तो एक टाइम बाद क्या मिलेगा तुम्हें, वाटर की लेयर अलग दिखेगी, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो लेयर है वो तुम्हें अलग दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन स्टीम में वॉलेटाइल है। याद आ रहा है, ये क्या है, स्टीम वॉलेटाइल है। तो हो गया तुम्हारा। देखो इसको जब तुम टैप को ओपन करोगे, इसको सेपरेटिंग फनल को टैप को जब तुम ओपन करोगे, वाटर बाहर आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो तुम्हें है वो एकदम प्योर का प्योर मिल जाएगा। समझ गए। तो ये प्रोसेस होती है तुम्हारी कौन सी, स्टीम डिस्टिलेशन। इतना समझ गया हो ना। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा, अब हमारा है क्रोमेटोग्राफी। तो चलो हम क्रोमेटोग्राफी पे चलते हैं। अब देखो हमारा क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ये है तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी बाय नेम। समझो ये क्या है तुम्हारा, क्रोमा। क्रोमा का मतलब ग्रीक वर्ड में होता है कलर, कलर। तो जब तुम्हें सेपरेशन करना हो, ठीक है, इसको हम पहले यूज करते थे किसमें, जब प्लांट के जो कलर होते हैं ना उनको अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज करते थे, क्रोमेटोग्राफी का। तो देखो अब वो होते क्या है, देखते हैं हम। देखो अब वो होता क्या है कि जब होता क्या है तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट। ठीक है, इसमें क्या ही, जैसे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, जो ये टेक्निक है प्योरिफिकेशन की, वही तो पढ़ रहे हैं हम, है ना। अब इसमें क्या है, दिस मेथड वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट। यही बोला था, ठीक है, जो सब्सटेंस प्रेजेंट में होते हैं, किसमें, कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पिगमेंट भी बोलते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, याद आ रहा है तुम्हें, ठीक है। तो वो उसके कारण प्लांट में कलर आता है। तो सुनो, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इतना समझ गए, ठीक है। इसमें कुछ कुछ टर्म होती है, क्या, एक होता है एडजॉर्ब बेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, एडजॉर्ब बेट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक आती है तुम्हारी कौन सी, स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस, ये मेन टर्म है, इनको याद रखना। और सेकंड होता है तुम्हारा मोबाइल फेस। मोबाइल फेस, मोबाइल का मतलब क्या होता है, फोन की बात नहीं चल रही है इधर। मोबाइल का मतलब होता है जो मूविंग फेस होता है,
जिसको हम बनाते हैं इसमें, ठीक है, मूविंग फेस को ही हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेस। और स्टेशनरी फेस ये सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, स्टेशनरी फेस कुछ भी सॉलिड होता है ज्यादातर, और मूविंग फेस क्या होता है तुम्हारा, लिक्विड हो सकता है या फिर कोई भी मिक्सचर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ये दो टाइप में क्या है, इनको डिफरेंशिएट करा गया, चलो वो देखते हैं। अब देखो वो क्या है तुम्हारा कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, ठीक है, किसमें, क्रोमेटोग्राफी में, ठीक, इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। वो कौन सी है, एक है तुम्हारा एड्सॉर्प्शन और एक है तुम्हारा पार्टीशन। अब जैसे ही एड्सॉर्प्शन तुमने वर्ड सुना तो तुम्हें क्या ध्यान आ रहे हैं, वो दो वर्ड जो अभी बताए थे, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट, ठीक है। तो जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन, उनके एड्सॉर्प्शन पर, सबका अलग अलग एड्सॉर्प्शन डिग्री रहेगा ना, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन सबका अलग अलग रहेगा, कुछ ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, कुछ कम एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ये वर्क करती है तुम्हारी कौन सी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इतना समझ गए, ठीक है। एक है तुम्हारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें आता है तुम्हारा कौन सा, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें आता है तुम्हारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। और एड्सॉर्प्शन में कौन कौन से आता है, एक आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा कौन सा आता है तुम्हारा, टीएलसी बोलते हैं जिसको, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें होता क्या क्या है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखो थिन लेयर में क्या होता है, इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, ओवर अ थिन लेयर ऑफ एन एड्सॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट। देखो अब इसमें ये बोल क्या रहा है, सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है। देखो ये तुम्हारा एक ग्लास का प्लेट है, ठीक, ग्लास का प्लेट है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एड्सॉर्बेट बनाते हैं। एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, देखो जो क्या करेगा, जो दूसरे सब्सटेंस को एड्सॉर्ब करेगा। यहां पे हम क्या बनाएंगे, यहां पे एक हम स्लरी बनाते हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट है, तुम लोग कर भी सकते हो। स्लरी बनाते हैं किसकी, जो तुम्हारा क्या रहता है, जिसको जो एड्सॉर्बेंट होता है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा क्या रहता है, एड्सॉर्बेंट होता है, उसको हम क्या क्या बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनता है वो, पहला उसकी स्लरी बनाते हैं हम, उसको हम यूज कर सकते हैं तुम्हारा सिलिका जेल जी, सिलिका जेल का पेस्ट बनाते हैं हम, और सेकंड एक एल्यूमिना का भी बना सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, इस ग्लास प्लेट पे कोट कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने कोट कर दिया, अब क्या है, तुम्हारी स्लरी लिक्विड होगी, तो उसको क्या करोगे, फिर तुम हीट करोगे तो जो तुम्हारी कोटेड है, ठीक है, वो एकदम उस ग्लास स्लाइड से क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, अ थिन लेयर अबाउट 0.2 mm थिक, जो तुम्हारी क्या होती है, 0.2 mm थिक होती है एड्सॉर्बेंट की लेयर, इस ग्लास पे इतनी थिक है मान लो, ठीक है, ये इतना थिक है, मान लो ये जो पेन है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये एक लेयर बन गई है, समझ गए इतना, ठीक है। किसकी होती है, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना की। इज स्प्रेड ओवर द ग्लास प्लेट, वही बताया कि एक ग्लास प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, सुनो, फिर क्या बनेगा, द रिलेटिव एड्सॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखो बीच में क्या होता है, ये तो तुम्हारा बना क्या, स्टेशनरी फेस, क्या तुमने जो कोट कर दी है वो मूव करेगी, वो नहीं करेगी, तो उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी फेस, जो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो अब मूव कौन करेगा, मोबाइल फेस क्या होगा, हम एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उस प्लेट को ऐसे डाल देते हैं, उस प्लेट को हम ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम एक मार्क लगाते हैं, किससे, 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर ऊपर, और उसको हम क्या कर देते हैं, यहां पर उसको सस्पेंड डाउन कर देते हैं, ठीक है, उसको हम ऐसे डाल देते हैं, लेकिन पूरा नहीं डालते हैं। जहां पे तुमने एक बेस लाइन लगाई है, क्या होता है, देखो ये तुम्हारा ग्लास स्लाइड है, यहां पे तुम एक बेस लाइन लगा देते हो कि इसके नीचे तक तुम्हें क्या नहीं, डुबाना नहीं है, सॉल्वेंट में डुबाना नहीं है, ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है वो होता है तुम्हारा मोबाइल फेस, वो होता है तुम्हारा मोबाइल फेस, इतना समझ गए। वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ कौन से प्रिंसिपल से, कैपिलरी प्रिंसिपल से, क्या होता है, कैपिलरी प्रिंसिपल क्या होता है, जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, ठीक है, जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, मोबाइल फेस है, वो ऊपर साइड जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हो तुम, यहां पर डॉट लगा देते हो, तुम्हें जिस भी चीज का क्या करना है, सेपरेशन करना है, जिस भी चीज का तुम्हें सेपरेशन करना है, या फिर
ठीक है, तुम्हें जिसका कलर डिफ्रेंशिएट करना है तुम यहां पे लगा देते हो डॉट किसी भी कंपाउंड का। तो क्या होता है यहां पे जब तुमने इसको मोबाइल फेस में इमर्ज किया, ठीक है, इसको तुमने सस्पेंड डाउन कर दिया, तो जो तो मोबाइल फेस है वो ऊपर साइड चढ़ेगा, ठीक है, ऊपर साइड चढ़ेगा, तो इसके साथ ये जो है कंपाउंड जो तुमने लगाया इसका कलर भी ऊपर ऊपर तक जाएगा। समझ गए ना, अकॉर्डिंग टू उसका डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन कितनी ऊपर तक जा रहा है वो। ठीक है, मान लो तुमने एक कंपाउंड लिया ना, ये वाला, ये चला गया यहां से चला गया यहां तक, ठीक है, तो तुम्हें इससे क्या पता चलेगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा, रिटार्डेशन फैक्टर से तुम निकाल सकते हो उसका कि उस सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल किया, उसका कितना पोलराइजेशन है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, चलो वो देखते हैं हम। ठीक है, तुमने क्या क्या किया, सबसे पहले स्लरी बनाई किसकी, सिलिका जेल जी की, उसको कोट कर दिया किस पे, प्लेट के ऊपर। फिर तुमने एक बेस लाइन लगाई, ठीक है, बेस लाइन लगाई और उसको तुमने सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया। तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट है, जो तुम्हारा मोबाइल फेस है, वो ऊपर साइड करेगा, क्या करेगा, ट्रेवल करेगा कैपिलरी एक्शन से। कैपिलरी एक्शन से वो क्या करेगा, ऊपर साइड ट्रेवल करेगा, उसको बीच में मिलेगा। तुमने क्या लगा दिया है, जो कंपाउंड का तुम्हें डिफरेंशिएट करना था तुमने उसको लगा दिया है। अब क्या होगा, वो उस कंपाउंड के तक आएगा और उसको साथ लेके जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन उसका कम है, तो क्या करेगा, उसको साथ लेके जाएगा एड्सॉर्प्शन, और एक टाइम तक, ठीक है, जितना सॉल्वेंट ने तुम्हारा ट्रेवल किया है वो। ठीक है, देखो अब विद द हेल्प ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर, ये है तुम्हारा आरएफ वैल्यू बोलते हैं जिसको, जितना तुम्हारा सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है वो, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आता है, जितना तुम्हारा बेस लाइन से सब्सटेंस मूव हुआ है वो। मतलब देखो ये तुम्हारा प्लेट है ना, ये तुमने बेस लाइन लगाई थी, मैंने बताया था 2 सेंटीमीटर, यहां से तुमने यहां पे लगा दिया है क्या, एक डॉट। ठीक, सॉल्वेंट ट्रेवल किया तुम्हारा यहां तक, और ये जो डॉट है वो ट्रेवल किया तुम्हारा यहां तक। ठीक है, तो देखो ये टोटल डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं y, और बेस लाइन से कंपाउंड तक की डिस्टेंस उसको मान लेते हैं x। तो इस डिस्टेंस को जब तुम कैलकुलेट करते हो तो ये क्या जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस x अपॉन y, तो ये आएगी तुम्हारी आरएफ वैल्यू। ये क्या आएगी तुम्हारी आरएफ वैल्यू। तो इससे तुम निकाल सकते हो कि भाई कितना ट्रेवल करा है किसने, एड्सॉर्प्शन, जो तुम्हारा सब्सटेंस ने कितना ट्रेवल किया, उससे तुम निकाल सकते हो एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। समझ गए, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन वैसे निकाल सकते हो, इतना समझ गए। अब मान लो हम 2 सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक, एक ने ट्रेवल किया यहां तक, एक ने ट्रेवल किया यहां तक। ठीक है, तो अब ये बताओ कि एड्सॉर्प्शन किसका ज्यादा हुआ, एड्सॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन किसकी ज्यादा है। सुनो, ये कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी है, ठीक, कैपिलरी एक्शन से शो कर रहा है ये ऊपर साइड। तो जो ज्यादा ऊपर जाएगा, जो ज्यादा ऊपर जाएगा उसका डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा। समझ गए, उसका एड्सॉर्प्शन जो है वो कम होगा, और जो नीचे तक रह जाएगा, सबसे नीचे रह जाएगा, उसका एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। इतना समझ गए। तो ठीक है, ये होती तुम्हारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको जब तुम प्रैक्टिकल देखोगे, ठीक है, जब तुम लोग कराएंगे इसमें, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो अब हम देखते हैं कौन सा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो देखो अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, सबसे पहले देखो, इनको पढ़ने के पहले ही हम एक चीज देख लेते हैं कि ब्यूरेट रहता है। ब्यूरेट तुम्हें पता है क्या होता है, यहां से ऐसा, ठीक है, और यहां से एक ऐसे बना रहता है। यहाँ पे हम कनेक्ट, उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नॉब लगी रहती है, जिसको तुम ओपन करोगे तो जिस भी अंदर चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं कॉटन प्लग। अब वो देखेंगे कि क्यों लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया कॉटन प्लग। फिर हम भरते हैं कौन सा, अपना एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट। क्या होता है तुम्हारा, ये हमने भर दिया सिलिका जेल। ठीक है, ये हमने सिलिका जेल भर दिया। ठीक, ये क्या होगा तुम्हारा स्टेशनरी फेस, तो ये मूव नहीं करेगा। इतना समझ गया हो। अब क्या, इसके अंदर हमने स्लरी भर दी सिलिका की। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं मिक्सचर। जिस भी चीज को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, इसके ऊपर हम डालते हैं मिक्सचर। इतना समझ गए, इसके ऊपर हमने डाला मिक्सचर। अब क्या रह गया तुम्हारा, मोबाइल फेस रह गया। तो अब क्या करोगे, इसके ऊपर डाल देते हैं हम मोबाइल फेस। इतना समझ गए। ठीक है, तो ये है तुम्हारा मिक्सचर, ये है तुम्हारा सिलिका जेल, यहाँ पे भरा, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कॉटन प्लग। कॉटन प्लग इसलिए है कि अगर तुम इस नॉब को ओपन कर दो तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन एकदम से नीचे ना आ जाए, उसके लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉटन प्लग,
ठीक। अब क्या होता है, तुमने भरा सिलिका जेल, यहाँ पे मिक्सचर, और ऊपर क्या है तुम्हारा मोबाइल फेस। इतना समझ गए। अब डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन पर, ये क्या होते हैं, ये सेपरेट होने लगते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। एक टाइम के बाद तुम्हें क्या दिखेगा, ये जो ब्यूरेट है, ये तुम्हारी ब्यूरेट है ना, ठीक, ये तुम्हारी ब्यूरेट है। ठीक, ये है तुम्हारा मोबाइल फेस, ये है तुम्हारा मान लो मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे आधा मिक्सचर यहाँ पे आएगा, कुछ मिक्सचर इधर आएगा, कुछ मिक्सचर इधर आएगा। ये है तुम्हारी सिलिका जेल, समझ गए, ये तुम्हारी सिलिका जेल। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ऐसे सेपरेट होना वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, वो डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। ठीक है, तो जिसकी एड्सॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा होगी वो रह जाता है किस पे, टॉप पे, उसके बाद उससे कम एड्सॉर्बिंग पावर वाला, और उसके बाद सबसे लेस एड्सॉर्बिंग पावर वाला। ठीक है, तो वो रह जाता है ऊपर। ठीक, अब तुम्हें कलेक्ट करना है, कैसे करोगे भाई, तुम्हें अलग ही दिख रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर तुम्हें अलग अलग कलर के ही दिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब तुम नॉब ओपन करोगे पहले तुम दूसरा एक कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तुम्हें अलग लेयर दिख जाएगी ना, फिर तुम दूसरा कलेक्ट करोगे, फिर तुम तीसरा कलेक्ट करोगे। तो ऐसे कर सकते हैं हम क्या, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सुनो, इतना समझ गए हो ना। ठीक, चलो देखते हैं पॉइंट क्या कह रहे हैं। देखो पॉइंट क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जिसको हम स्टेशनरी फेस बोलते, जिसमें हमने क्या भरा था, सिलिका जेल, सिलिका जेल भरी थी एक ग्लास ट्यूब के अंदर। इतना समझ गए। ठीक है, द कॉलम इज फिटेड विथ अ स्टॉप कॉक एट द लोअर ऑफ द एंड, जिसको हमने क्या बोला था, हमने कॉटन प्लग से उसको बताया था। ठीक, द मिक्सचर एड्सॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट, मिक्सचर को क्या करते हैं, जो एड्सॉर्बेंट है उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, द मिक्सचर एड्सॉर्ब क्या करता है, एड्सॉर्बेंट मिक्सचर को ऊपर रखते हैं ना, जो हमें निकालना था। ठीक, इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एड्सॉर्बेंट कॉलम। ठीक, पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। इतना समझ गया कि मिक्सचर को हम क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट के ऊपर रखते हैं और ग्लास ट्यूब के अंदर होता है वो। ठीक, एन एप्रोप्रिएट एल्यूएंट मतलब होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एन एप्रोप्रिएट एल्यूएंट विच इज लिक्विड और अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज अलाउड टू फ्लोट डाउन द कॉलम स्लोली। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है क्या मिक्सचर को क्या करता है, स्लोली स्लोली नीचे लेके आता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, ये ग्रेविटी पे वर्क कर रहा है। ये किस पे वर्क कर रहा है, ग्रेविटी पे। और वो कौन सा कर रहा था, कैपिलरी एक्शन पे वर्क कर रहा था। ठीक है, कौन सा, थिन लेयर। इतना समझ गया। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू विच द कंपाउंड्स आर एड्सॉर्ब कंप्लीट सेपरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो मैंने यही बोला था ना कि डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करेगा, अलग अलग क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, किसका, कलर का। फिर तुम क्या कर सकते हो, नॉब को ओपन करोगे, स्लोली स्लोली क्या करोगे, कलेक्ट कर लोगे क्या, तुम्हारे जो भी तुम्हें मिक्सचर में प्रेजेंट है, जैसे A + B। मान लो देखो यहां पर एक तुम्हारा रेड कलर का प्रेजेंट है अपर पे, फिर तुम्हारा येलो कलर का प्रेजेंट है उसके नीचे, और एक तुम्हारा ऐसे पर्पल कलर का प्रेजेंट है यहाँ पे। समझ गए इतना। ठीक, ये सब किसके अंदर है, एक ब्यूरेट के अंदर है, एक ब्यूरेट के अंदर है ये। ठीक है, यहाँ से ओपन है ये ना, ये एक ब्यूरेट के अंदर है, ये हमने नॉब लगा दिया मान लो। इतना समझ गए। ऐसे सेपरेशन हो गया मिक्सचर के बाद, मिक्सचर सब पूरा तुमने क्या किया, असेंबली को सेट कर लिया, उसके बाद ऐसे सेपरेशन हो गया। अब तुम जब नॉब को ओपन करोगे तो पहले जाए कौन सा जाएगा तुम्हारा, देखो जब तुम क्या करोगे, नॉब को ओपन करोगे तो पहले तुम ये कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम किसको कलेक्ट करोगे, इसको कलेक्ट करोगे। एक बीकर में तुमने वो कर लिया, और एक बीकर में क्या आएगा, लास्ट में रेड आएगा, जो कि सबसे टॉप पे था, मतलब उसकी एड्सॉर्बिंग पावर सबसे ज्यादा थी। इतना समझ गए हो ना। तो ये होता है तुम्हारा कौन सा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इतना समझ गए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, मैंने क्या बोला, एक होता है तुम्हारा कौन सा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये सब किस में थे, एड्सॉर्प्शन में। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें आता है तुम्हारा पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है इसमें। इतना समझ गए। ये सेम होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसा। ठीक है, ये सेम होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसा, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हम सिलिका जेल जी का यूज करते हैं, किसमें, थिन लेयर में। लेकिन क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हम किसका, ग्लास का यूज करते हैं, इसमें हम पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे
सिलिका जेल जी में हमने क्या किया था, एक गिलास का हमने स्लरी बनाई थी, उसके ऊपर कोट करा था, फिर हमने क्या किया था, बेस लाइन किया था, बेस लाइन लगाया था, बेस लाइन बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर तक, इसमें भी लगाओगे तुम बेस लाइन 2 सेंटीमीटर ऊपर तक, ठीक है। फिर एक मोबाइल फेस में हम उसको क्या कर देते हैं, डिप, लेकिन एकदम वर्टिकली होना चाहिए वो, अगर आड़ा टेढ़ा किया तो तुम्हारे कलर भी ऊपर नीचे ही आएंगे ना, समझ गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब तुमने उसको डिप किया सॉल्यूशन में, ठीक है, और डिप कहां तक करते हैं कि बेस लाइन के ऊपर तक सॉल्यूशन ना आए, ठीक है, वहां तक करते हैं उसको डिप। फिर क्या होगा, धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ कौन सा प्रिंसिपल, कैपिलरी एक्शन की हेल्प से जो तुम्हारा मिक्सचर है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तुम्हें जिस भी चीज का क्या निकालना है, तुम्हें सेपरेशन करना है, तो उसको एक बेस लाइन पे हम क्या लगा देते हैं, बेस लाइन पे एक डॉट लगा देते हैं। जैसे जैसे मिक्सचर तुम्हारा ऊपर आ रहा है, मतलब मोबाइल फेस ऊपर आ रहा है, वो इस वाले पॉइंट को भी लेके ऊपर आता है, ठीक है। और एक टाइम के बाद हम किसके, उस सॉल्वेंट का डिस्टेंस बेसलाइन से और उस सब्सटेंस का डिस्टेंस बेसलाइन से हम रिटार्डेशन फैक्टर से निकाल लेते हैं। सेम ऐसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको तुम घर में भी कर सकते हो, बताऊंगा कैसे वो आगे, ठीक है। चलो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब 19th क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डिस्क्राइब द मेथड which can be used to separate two compounds with different solubilities in solvent S, ठीक है। तो अब क्या करना है, तुम्हें दो कंपाउंड दिए हुए हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, तुम्हें सेपरेट करने की टेक्निक बतानी है। तो देखो, अगर दो कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, तुम बता दो अब, क्योंकि हमने एक प्रोसेस पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें, एक कंपाउंड को सॉल्युबल कर दें, ठीक है, एक को हम ऐसा सॉल्वेंट चूज करें, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट चूज करें कि भाई एक जो है वो सॉल्युबल हो जाए, ठीक है, एक अच्छा खासा सॉल्युबल हो, और एक क्या हो, लेस सॉल्युबल हो, लेस सॉल्युबल हो या सॉल्युबल ही ना हो, इनसॉल्युबल हो, ठीक है, समझ गए इतना, लेस सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, ठीक, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है इसलिए कर रहे हैं, है ना, इतना समझ गए हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हम बनाएंगे क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, या फिर तुम इसको बोल सकते हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम करें हीट, ठीक है, तो जो सॉल्युबल है सॉल्वेंट के साथ वो उड़ जाएगा, वो रह जाएगा उसके पास ही, और ठीक है, जो इनसॉल्युबल है वो रह जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर क्रिस्टलाइज कर लें। पहले क्या होगा तुम्हारा, पहले होगा फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रिस्टलाइज, और फिर ड्राई करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस जो दो कंपाउंड थे वो निकल के आ जाएंगे, ठीक। ये तो हो गई तुम्हारी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, एक मेथड से हम ये कर सकते हैं। एक और चीज क्या हो सकती है तुम्हारी, कि अगर हम क्या करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सिमिलर सॉल्युबिलिटी होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, ऐसी कुछ होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब हमने एक देखी थी ग्लास ब्रीड वाली, एक और होती है तुम्हारी जिसको हम बोलते हैं बबल प्लेट, ठीक है, ये क्या होती है तुम्हारी बबल प्लेट, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जैसे वेपर उठती है ना, जैसे वेपर उठती है वो इससे टकराती है, जो होता है तुम्हारा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो क्या होता है, वो इससे टकराता है और वापस क्या हो जाता है तुम्हारा, कंडेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, वो टकरा के ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर आखिरी में वो एस्केप आउट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम दो चीज का यूज कर सकते हैं, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का और एक कर सकते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का, ठीक है, इतना समझ गए, अगर उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, ठीक। तो ये तो हम अभी देख के भी आए थे। चलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब क्या तुम्हारा 20 क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड तुम्हारा क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो तुम्हें डायग्राम तो याद आ ही रहे होंगे, एक सिंपल डिस्टिलेशन का, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, फिर कौन सा था तुम्हारा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन, और एक और लास्ट है तुम्हारा स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये सब तो तुमने अभी पढ़ा था, ठीक। चलो हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है इसका। देखो अब क्या होता है डिफरेंस, पहला है तुम्हारा सिंपल डिस्टिलेशन,
सिंपल डिस्टिलेशन क्या कहता है, लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेस एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले हो जाएगा वेपराइज, और किसी का ज्यादा है तो वो बाद में होगा वेपराइज, ठीक है। तो क्या होगा, द वेपर आर कूल्ड एंड द लिक्विड्स शो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। तो जो पहले वेपराइज हो रहा है उसको हम कंडेंस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर, ठीक है, और फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं सेपरेटली, ठीक, अलग अलग हम सेपरेट क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, ठीक है। देखो इसका 334 केल्विन है, इसका 457 केल्विन है, तो वेपर इसकी पहले बनेगी, इसकी बाद में बनेगी, समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब इसकी बात करो। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। यही बताया था कि अगर कोई भी लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है, समझ रहे हो, काफी ज्यादा हाई है, ठीक, दोज विच डिकम्पोज और एट बिलो, ठीक है, तो उनका अब कंडीशन एक और आ गई, एक तो बॉइलिंग पॉइंट हाई, दूसरा जैसे ही हम उनके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना भी चाहते हैं और पहुंच जाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे थोड़े से कम पे ही, ठीक है, और बिलो, ठीक है। तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, हम वैक्यूम लगा देते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं, तो जो तुम्हारा वेपर बनना है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही बनना स्टार्ट हो जाता है। याद आ रहा है, हमने मैनोमीटर भी लगाया था जिससे हमने प्रेशर मेंटेन करा था, प्रेशर मेजर करा था, और वैक्यूम लगाया था जिससे हमने प्रेशर मेंटेन करा था। इतना समझ गए थे, ठीक है। चलो देखो अब इसमें होता क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, ग्लिसरॉल कैन सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटलाई, ठीक है, इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्निक। देखो भाई, जो ग्लिसरॉल है उसको सेपरेट करते हैं किसमें, सोप इंडस्ट्री में, किससे करते हैं हम, स्पेंटली से, ठीक है। इसके हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं किसमें, इंडस्ट्रियल टेक्निक है ये, ठीक है, ये वाली यूज होती है इसमें, कौन सी, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि ग्लिसरॉल होता है तुम्हारा काफी ज्यादा बॉन्डेड, समझ रहे हो, काफी ज्यादा बॉन्डेड होता है, इसलिए इसका जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है वेपर बनाता है जो इसका काफी ज्यादा हाई होता है, और उतने तक पहुंचोगे तो वो टूटने लगता है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए उसको डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, ठीक है, और उसको प्योर करने के लिए तुम क्या करते हो, प्रेशर को कम, तुमने प्रेशर को कम करा तो तुम्हें वेपर जो है, जो वेपराइज होगी वो कम टेम्परेचर पर बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हमें पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। इतना समझ गए ना, ठीक है। चलो देखो स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन की कहानी क्या थी, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वॉलेटाइल एंड आर इमिसिबल विथ वाटर। यही था स्टीम डिस्टिलेशन, याद आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने स्टीम को पास करा था, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्या था, इमिसिबल था वाटर में, लेकिन स्टीम वॉलेटाइल था। तो जैसे ही स्टीम आती है, ठीक है, तो स्टीम भी अपना प्रेशर लेके आएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का खुद का भी प्रेशर है, तो साथ में प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो वेपर बनाने लगता है, फिर वही प्रोसेस कंडेंस हो जाता है और एक सेपरेट हम फनल में ले लेते हैं। लेकिन अब उसके साथ क्या है, अब उसके साथ स्टीम भी है, वाटर भी है, तो उसको सेपरेटिंग फनल में लेके हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर इमिसिबल है, तो तुम्हें अलग ही लेयर दिखती है उसकी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एनिलीन और वाटर मिक्सचर। एक और एग्जाम्पल इसका ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल, ठीक है, और तुम्हारा क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जिसमें से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वॉलेटाइल होता है, ठीक, समझ गए ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये वाला हो गया हमारा, ठीक, डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा क्योंकि अपन ब्रीफ में पढ़ चुके हैं कौन सा, डिस्टिलेशन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब तुम्हारा क्या है, अब है तुम्हारा 21th क्वेश्चन, डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ लेसेंस टेस्ट, ठीक है। तो अब हमें इस टेस्ट की क्या निकालनी, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो देखो ये किस चीज के लिए यूज होता है, इस टेस्ट का यूज किया जाता है NSXP को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। NS क्या है तुम्हारा, ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये सब चीजें प्रेजेंट हैं, अगर
उसको हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ डाल देते हैं। इसमें होता क्या है, चलो हम पहले वो देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड जो बॉन्ड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड में, जिसके कारण जो तुम्हारा सेपरेशन है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो क्या है। देखो इसमें क्या होता है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट ऐसे मार्क कर लो, फ्रॉम इनटू द आयोनिक फॉर्म। ठीक है, किसमें, आयोनिक फॉर्म में, कोवेलेंट से आयोनिक फॉर्म में, बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विथ सोडियम मेटल। जैसे कि अगर तुम्हारा नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन प्रेजेंट है, और अगर तुम सोडियम के साथ कर रहे हो इसकी रिएक्शन, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, NaCN बनाएगा। तो ये क्या बना तुम्हारा, आयोनिक। ये पहले क्या था, कोवेलेंट था। ठीक है, तो चलो अब उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसेंज टेस्ट। इतना समझ गए, यही बोला था ना कि भाई इसका डिटेक्शन के लिए या फिर एक्सट्रैक्शन वो भी है, ठीक है, जिसका डिटेक्शन के लिए हम किसकी चीज का यूज करते हैं, लेसेंज टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक, अब होता क्या है देखो कि साइनाइड, सल्फाइड एंड हाइलाइड, ठीक है, ऑफ सोडियम, मतलब किसकी बात कर रहा है ये, NaCN, ठीक है, Na2S और क्या, NaX, इसकी बात कर रहा है, ऑफ सोडियम, सो फॉर्म्ड ऑन सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विथ डिस्टिल्ड वाटर। मतलब क्या है, फ्यूज्ड मास मतलब कि वो उनको पिघलाया गया है, उनको लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। कि मान लो NaCN का, ठीक है, फ्यूज्ड मास लिक्विड फॉर्म, जिसको हम बोल सकते हैं मोल्टन स्टेज में है, ये मोल्टन स्टेज में, इसको क्या करते हैं हम, बॉइल करते हैं, बॉइल विथ किसके साथ करते हैं बॉइल, डिस्टिल वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ। तो हमें जो एक्सट्रैक्ट मिलता है, ठीक है, दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इस एक्सट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो इसका किस चीज में यूज हुआ, जब क्या हो, तुम इस टेस्ट को परफॉर्म करो, किस चीज के लिए, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास हेलोजन है। ठीक है, तो क्या होगा, तुम हेलोजन की रिएक्शन करा दोगे प्लस X के साथ, तो क्या बना देगा ये, NaX बना देगा। ठीक है, NaX बन गया तुम्हारा। जब इसको तुम्हें देखना है तो क्या करोगे तुम क्या करोगे, इसको मोल्टन स्टेज में लोगे, समझ गए, मोल्टन स्टेज में मतलब किसका, फ्यूज मास लोगे इसका, ठीक है, और डिस्टिल वाटर के साथ क्या करोगे, इसको ट्रीट कराओगे डिस्टिल वाटर के साथ। तो जो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बनेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और इस टेस्ट का नाम क्या है, लेसेंज टेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेसेंज सॉल्वेंट। इतना समझ गए ना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्या है, ये वाला वीडियो अपना फिनिश हो रहा है, और हमने क्या देखे, बहुत सारे टेस्ट भी देखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्रोमेटोग्राफी जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें डिस्टिलेशन, अपना स्टीम डिस्टिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने दिमाग में रखना उसको, प्रोसेस को। ठीक है, प्रिंसिपल को बस ध्यान रखोगे, बाकी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हम मिलेंगे वहाँ, लन्नू हाँ फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।